Hello everyone, a very warm welcome on the YouTube channel of Learnify IQ. My name is मेघना और करेंटली हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री जिसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किए मैटर, राइट। तो मैटर में हमने क्या क्या चीजें देखी हैं, हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किया, फिर उसके बाद से हमने सेकेंड पार्ट कवर किया एंड दिस लेक्चर इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक और ये लास्ट वीडियो भी होगा इस टॉपिक पर, राइट। तो सबसे पहले हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव सीन इन द प्रीवियस लेक्चर्स, सो एक आप कंटिन्यूएशन बना पाए और आगे की चीजें आपको क्लियरली समझ में आए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैटर का डेफिनेशन देखा हमने कि क्या चीजें होती हैं, फिर हम उसके क्लासिफिकेशन टेबल पे गए तो हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन नहीं देखा है, ये आज हम कवर करने वाले हैं तो एकदम पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। फिर हमने केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर, इम्प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स क्या है, मिक्सचर्स आज हम कवर करने वाले हैं, राइट। जो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हमें पढ़ने थे वो भी हम कवर कर लेंगे। इसके बाद से प्योर सब्सटेंसेस अगर हम देखेंगे, प्योर सब्सटेंसेस में हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स देखा। फिर उसके बाद से कंपाउंड में हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, मेटल एलिमेंट्स में मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। इसके बाद से हमने देखा कि मेटल और नॉन मेटल में बेसिकली व्हाट आर द डिफरेंसेस जो आप क्रोनोलॉजी वाइज पढ़ सकते हैं, राइट, कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जिसके वजह से हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। फिजिकली भी हमने देखा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर डिफरेंशिएशन और केमिकल प्रॉपर्टीज में उनके रिएक्शंस देखे कि अगर एक मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या फॉर्म हो रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या क्या चीजों का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बेसिकली अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है, फिर अगर वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है तो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का एलिमिनेशन रिलीज हो रहा है, और यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है तो मेटालिक सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, राइट। इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे और इसमें हम देखेंगे कि नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ऑब्वियसली नॉन मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगा, और इसके बाद से वाटर के साथ आपको रिएक्शन नहीं दिखेगा क्योंकि नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। और अगर हम एसिड के साथ देखेंगे तो ऑल्दो वो रिएक्ट करते हैं लेकिन डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं होती है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स अगर आप यूज करेंगे तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स में रिएक्शन देखने के लिए मिलेगी, राइट। इसके बाद से हमने मेटल्स और उसके ओर्स वगैरह पढ़े थे जो आपके लिए स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कुछ फैक्ट्स की ये किसका ओर है और डोलोमाइट किसका ओर है, ठीक है, कॉपर ग्लैंस किसका ओर है, ये सारी चीजें फैक्ट वाइज इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके बाद से आज जो हमें स्टार्ट करना है अलॉयज, तो अलॉय के बारे में हम जान लेते हैं कि बेसिकली मतलब क्या होता है अलॉय का। तो अलॉय क्या है, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, टू और मोर मेटल्स का होमोजेनियस मिक्सचर होता है आपका अलॉय, राइट। तो ये चीज याद रखनी है। अब अगर आप देखेंगे या फिर हम बोल सकते हैं टू और मोर मेटल्स या फिर एक मेटल और दूसरा वाला नॉन मेटल, ऐसे मिक्सचर्स भी ले सकते हैं तो इसको क्या कहेंगे, अलॉय कहते हैं, राइट। अ मिक्सचर ऑफ केमिकल एलिमेंट्स यूजुअली एटलीस्ट वन ऑफ देम व्हिच इज अ मेटल, तो एक तो कम से कम उसमें मेटल होना ही चाहिए। अगर आप कोई भी मिक्सचर ले रहे, बहुत सारे नॉन मेटल्स भी ले ले तो उसमें एक मेटल तो आपके पास होना चाहिए। Alloy can be formed from combinations of metals and other elements के साथ मिलाकर भी बना सकते हैं। अगर हम alloys की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, अगर हम बाकी चीजों से कंपेयर कर ले मेटल्स वगैरह से, तो स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें alloy में तो ये प्योर मेटल से स्ट्रॉन्गर होते हैं, ठीक है। पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि इट इज स्ट्रॉन्गर, दे आर स्ट्रॉन्गर देन प्योर मेटल्स। अब स्ट्रॉन्गर देन ऐसे लिख सकते हैं। सेकेंडली अगर हम बात करेंगे कोरोजन रेजिस्टेंस की कि कोरोजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसमें, तो अगर हम कोरोजन रेजिस्टेंस की बात कर लें तो इसमें भी आप देखेंगे कि ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं कोरोजन के लिए प्योर मेटल्स के कंपैरिजन में। तो ये याद रखना है कि मोर रेजिस्टेंट देन प्योर मेटल्स, राइट। इसके बाद अगर आप देखोगे कॉस्ट वाइज, तो कॉस्ट वाइज क्या होंगे, ये लेस एक्सपेंसिव होंगे एज कंपेयर टू प्योर मेटल्स। ये प्योर मेटल्स अगर आप यूज कर रहे हो तो जनरली आप देखेंगे कि ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर हम क्या यूज करें, अलॉय यूज कर रहे हैं तो वो लेस एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो ये है जनरली। अब टाइप्स ऑफ अलॉयज भी होते हैं, तो सबसे पहले होता है आपका फेरस अलॉय, फिर आता है आपका नॉन फेरस अलॉय और इसके बाद से आ जाते हैं आपके अमेलगम्स। तो पहले हम फेरस अलॉयज, फेरस में से Fe क्या डिनोट कर रहा है कि इसमें आयरन का प्रेजेंस है, राइट।
तो एन अलॉय इन विच आयरन इज प्रेजेंट एज वन ऑफ द कॉन्स्टेंट, क्योंकि अलॉय में आपको एक मेटल उससे ज्यादा दो या दो से ज्यादा मेटल्स का मिक्सचर लेना है, तो उसमें से एक जो चीज रहेगी एक कॉन्स्टेंट, तो आयरन रहेगा ही रहेगा, ये अच्छे से याद रखना है, ठीक है। फेरस, उससे नाम पड़ गया फेरस। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे पहला एग्जाम्पल है निकल स्टील। निकल स्टील में अप्रोक्सीमेटली एलॉय है तो आयरन और ये निकल का मिक्सचर है। जो निकल स्टील है वो आपको याद रखना है कि आयरन और निकल का मिक्सचर है। आयरन कितना रहेगा 96 to 98% की रेंज में रहता है, जबकि आपका जो निकल है वो 2 to 4% की रेंज में होता है, ठीक है। सपोज अगर निकल आयरन, इसमें जो आयरन है वो 96% है, तो जो आपका निकल है वो कितना हो जाएगा 4% हो जाएगा। अगर आयरन आपका कितना है 98% है, तो निकल कितना हो जाएगा आपका 2% हो जाएगा। तो इस तरीके से मिक्सचर रहता है, राइट। फिर मैंगनीज स्टील एक और एग्जांपल है। मैंगनीज स्टील में मैंगनीज होगा 11 to 14% की रेंज में मैंगनीज होता है, ठीक है। इसके बाद से अगर आप देखेंगे कार्बन, तो कार्बन होता है 1.1 से 1.4% की रेंज में, और जो भी बाकी बच रहा है आयरन होगा। वेरिंग अमाउंट्स ऑफ आयरन हो सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट भी आपके जो है वेरी कर रहे हैं, तो जितना भी बचा हुआ अमाउंट है दैट इज आपका आयरन। तो इस तरीके से फेरस अलॉयज के एग्जांपल हो गए जहां पर आयरन है। इसके बाद आ जाते हैं नॉन फेरस, मतलब वहां पर आयरन तो नहीं होने वाला है। एन अलॉय विच डज नॉट कंटेन आयरन एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट इज नोन एज नॉन फेरस अलॉय, है ना। अब एग्जाम्पल में यहाँ पे ब्रास, ब्रास में किस तरीके का परसेंटेज रहता है आपका, कॉपर और जिंक से बना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कॉपर प्लस जिंक का अलॉय है ब्रास, ये दोनों तो आपको याद रहने चाहिए। कॉपर कितना होता है आपका 80% होता है, एंड जिंक कितना है आपके पास 20% होगा इसमें। इसके बाद अगर हम ब्रॉन्ज की बात कर लें, तो यहाँ पे जो कॉपर है वो 90% होता है, तो ये कॉपर और टिन का है, टिन मतलब Sn, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप कॉपर देखेंगे तो कॉपर लगभग 90% होता है, और टिन कितना होता है यहाँ पे 10% होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ब्रास एंड ब्रोंज किसके अलॉय हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एमलगम्स क्या होते हैं, तो ये मिक्सचर होते हैं मर्क्यूरी या अदर मेटल्स का। अगर मर्क्यूरी और अदर मेटल्स का मिक्सचर ले रहे हैं देन इट इज नोन एज एमलगम। इसमें एग्जांपल दिया है, सोडियम एमलगम होता है, जिंक एमलगम होता है, तो ये चीज है। और अगर आप देखेंगे कुछ नेचुरल डेंटल एमलगम्स भी होते हैं, तो डेंटल एमलगम्स में एक मर्क्यूरी बेस्ड एलॉय है जो डेंटिस्ट यूज करते हैं, ताकि जो कैविटीज हो जाती हैं टीथ में उसको फिल करने के लिए डेंटल एमलगम यूज किया जाता है, वहां पर भी मर्क्यूरी होगा। फिर नेचुरल एमलगम्स की बात करें तो सिल्वर, गोल्ड, पैलेडियम के जो एमलगम्स नेचुरली अकर हो रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल एमलगम्स बोलेंगे। तो अगर आप देखें एमलगम्स जो होते हैं बेसिकली किसी भी मेटल का मर्क्यूरी के साथ मिक्सचर क्या कहला रहा है, एमलगम कहला रहा है। अब कोई भी मेटल जो है वो मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट करके एमलगम तो फॉर्म करेगा, लेकिन ऐसे भी कुछ मेटल्स होंगे जो नहीं रिएक्ट करेंगे मर्क्यूरी के साथ और वो कोई एमलगम नहीं बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ ऐसे एक्सेप्शंस तो होते हैं जो नहीं रिएक्ट कर रहे हैं। तो उसमें आप देखेंगे आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट है आपका CO is4 कोबाल्ट, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो जाता है आपका प्लैटिनम, और ये जो W है वो क्या डिनोट करता है, टंगस्टन डिनोट कर रहा है। तो W इज अ सिंबल ऑफ टंगस्टन। तो ये जो मेटल्स हैं वो नहीं रिएक्ट कर रहे हैं मर्क्यूरी के साथ और एमलगम नहीं फॉर्म कर रहे हैं, राइट। इतनी चीजें क्लियर हो गई, हमने फेरस देख लिया, नॉन फेरस देख लिया और एमलगम्स देख लिया। इसके बाद आ जाते हैं एलॉयज, उनका कंपोजिशन पढ़ना है और फिर क्या क्या यूजेस है, क्योंकि ये जो टेबल है ऑब्वियसली बहुत सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जहां पर भी साइंस आ रहा है आपका। तो अगर एलॉयज देखेंगे तो स्टील, सबसे पहला हमें देखना है स्टील। अब स्टील में जो आयरन है, Fe क्या डिनोट कर रहा है, आयरन डिनोट कर रहा है। तो आयरन लगभग कितना होता है 99.95% होता है, और कार्बन, सबसे पहली चीज याद रखना है कि आयरन और कार्बन का मिक्सचर है, दोनों कंपोजिशन होंगे इसमें, और ये जो कार्बन है वो 0.05% होगा। अब किस लिए यूज हो रहा है, तो शिप्स, ब्रिजेस और व्हीकल्स बनाने में स्टील का यूज होता है। फिर अगर आप देखोगे स्टेनलेस स्टील है ना, ये भी एक अलॉय है। अब इसमें जो आयरन है वो कितना हो गया 74%, ये सारे ना अप्रोक्सीमेट परसेंट होंगे, ठीक है। इस तरीके का साइन यूज कर सकते हैं आप कि अप्रोक्सीमेशन इतने होंगे, एकदम एक्चुअल नहीं है कितना ही परसेंटेज, जो 74% है। क्रोमियम आ जाता है आपका 18% और निकल कितना है 8% है। और ये कटलरी वगैरह बनाने के लिए ये जो आपकी यूटेंसिल्स है ना, बर्तन वगैरह आपके सारे स्टेनलेस स्टील यूज होता है, उसमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, इसमें स्टेनलेस स्टील यूज हो रहा है। तो यहाँ पर इसके यूजेस देखने के लिए मिलते हैं। फिर अगर हम ब्रॉन्ज की बात करें तो ब्रॉन्ज में भी अप्रोक्सीमेटली है ना, ये साइन ही लगाना है आपको, 90% होता है कॉपर और जिंक
जिंक कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 20% होता है। इसलिए होता है फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, स्क्रूज, नट्स, बोल्ट्स, ये सब बनाने में यूज हो रहा है। फिर आ जाती है बात एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज की। तो अगर हम देखेंगे कि एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज जो है वो किस किस से बना हुआ है, तो एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम कितना होता है, लगभग आपका 95% होता है, एंड कॉपर कितना होता है 5%। तो आपको ये याद रखना है एल्यूमिनियम से बना हुआ है और कॉपर से बना हुआ है आपका एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, ठीक है। एल्यूमिनियम और ब्रॉन्ज से नहीं बना है बल्कि एल्यूमिनियम एंड कॉपर से बना हुआ है। इसलिए यूज हो रहा है फॉर मेकिंग कॉइन्स, पिक्चर फ्रेम्स, चीप ज्वेलरी, जो आपकी चीप ज्वेलरीज आती है ना वो उससे ही बनती है, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज यूज होता है वहां पर। इसके बाद कुछ और एलॉयज हैं, उनको भी देखना है हमें। तो अगर बात आ जाती है मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम में क्या क्या यूज हो रहा है, एक तो मैग्नीशियम में एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के साथ खुद मैग्नीशियम है। तो एल्यूमिनियम कितना है 95% और मैग्नीशियम कितना है 5% है। मेकिंग लाइट इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए यूज होता है, बैलेंस बीम के लिए यूज होता है। फिर आ जाती है बात सोल्डर की। तो सोल्डर अगर आप देखेंगे तो लेड है, लेड कितना है यहाँ पर 50% है, ठीक है, लेड 50% है। और जो टिन है वो कितना है 50% है। टिन एसएन से आप क्या रिप्रेजेंट करते हैं, टिन रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंबल्स भी याद रखने हैं, लेड किससे रिप्रेजेंट होता है, पीबी से, राइट। तो ये चीजें भी ध्यान में रखनी है। फॉर ज्वाइनिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर, सिंबल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जर्मन सिल्वर अगर हम बात करें तो जो आपका जर्मन सिल्वर है उसमें कॉपर आ जाता है 60%, जिंक लगभग है आपका 20% होता है, और निकल कितना है आपका 20%। तो Cu कॉपर आपका 60, Zn आपका 20, और इसके बाद से Ni निकल कितना है आपका 20%। यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होती हैं, ये थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है, राइट, कि ऊपर नीचे हो जाए वैल्यूज। फॉर मेकिंग रेसिस्टेंट वायर्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जर्मन सिल्वर यूज किया जाता है। फिर एक एल्निको करके भी एलॉय है जिसमें एल्यूमिनियम होता है Al, जो आपका 10 से 12% के बीच में होगा। निकल जो है अप्रोक्सीमेटली आपका 15 से 20% होगा, और जो कोबोल्ट है, कोबोल्ट कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 40 to 60% होता है। तो ये चीजें भी ध्यान में रखनी है कि तीन रहेंगे इसमें। एल्निको में एल्यूमिनियम, Ni से क्या हो जाता है आपका निकल हो जाता है, और Co से कोबोल्ट हो जाता है। तो ये तो खुद ही रिप्रेजेंट करने लग रहा है इसको। यहाँ पे ये हाईली मैग्नेटिक होता है, और जो पावरफुल मैग्नेट्स वगैरह है उसको बनाने में यूज होता है, ठीक है। एक और देख लीजिए निक्रोम जो होता है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें होंगी, जो निक्रोम अलॉय है उसमें आयरन होता है, और ये कितना होता है लगभग आपका 26% होता है। इसके बाद से आपका निकल खुद होता है निक्रोम में, तो निकल में आप देखेंगे 60% हो गया। फिर इससे आपको क्यों दिखा रहा है कि आपके पास क्रोमियम है, तो क्रोमियम इज रिप्रेजेंटेड बाय Cr, और ये कितना होता है लगभग 12% होता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैंगनीज, तो मैंगनीज भी होता है इसमें, और ये 25% होता है। मतलब ये तो याद रखना है कि निकल और क्रोमियम तो रहेगा ही जिसका नाम है, इसके अलावा आयरन भी होता है और यहाँ पे मैंगनीज भी होता है। तो यही ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है। निकल सबसे ज्यादा है 60%, और उसके बाद इनके कम परसेंटेज है 26 और 25% है। अब ये कहाँ कहाँ पर यूज होता है निक्रोम, तो जो फर्नेसेस हैं, हीटिंग कॉइल्स वगैरह हैं, उनको बनाने में यूज होता है, ठीक है। हीटिंग एलिमेंट्स, इलेक्ट्रिक आयरन्स वगैरह हैं, इन सब में ये निक्रोम यूज किया जाता है। तो यहाँ पर होगा एलॉयज, उनके कंपोजिशन और उनके यूजेस हमने देख लिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज सेमी मेटल, जिनको हम मेटेलॉइड्स के नाम से भी जानते हैं। तो सेमी मेटल जो होते हैं, अब उनको मेटेलॉइड्स भी कहा जाता है, ये पहली चीज हो गई। ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके पास प्रॉपर्टीज होगी मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी, ठीक है। सो सच मेटल्स विच बिहेव लाइक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर नोन एज मेटेलॉइड्स और सेमी मेटल्स उनको कहते हैं, कि दोनों की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों की प्रॉपर्टीज इनमें एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ये हो गया, ठीक है। अगर अब हम देखेंगे जो सेमी मेटल्स होते हैं उनमें बहुत ही कम चार्ज कैरियर्स होते हैं। अगर आप देखोगे तो चार्ज कैरियर्स जो होंगे इसमें काफी कम होंगे, इसलिए जनरली जो इसकी कंडक्टिविटी होती है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कम होती है और आपकी थर्मल कंडक्टिविटी भी इसमें कम होती है। तो ये याद रखना है कि अगर इनके पास चार्ज कैरियर्स कम है तो इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी इनकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब हमने कुछ एग्जांपल्स देख लेने हैं कि सेमी मेटल्स के कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहले बोरॉन हो गया, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है आपका जर्मेनियम, भी एक सेमी मेटल है। पोलोनियम जो है पीओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी आपका क्या है, सेमी मेटल है। सिलिकॉन अगर आप देखोगे तो एसआई, सिलिकॉन तो बहुत सुनने में आता है। एंटीमनी हम देखेंगे तो एंटीमनी जो है आपका एसबी से रिप्रेजेंट होता है, और ये भी एक सेमी मेटल या मेटलॉइड ही है।
आर्सेनिक आप देखोगे तो आर्सेनिक को AS से रिप्रेजेंट करते हैं एंड टेलुरियम को TE से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स आर इन द P ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। किस ब्लॉक में होता है? S ब्लॉक होता है, P ब्लॉक होता है, तो ये सारे कहाँ पर आते हैं? P ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल में आते हैं। तो जो P ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज उनमें कॉमन रहेगी, इसलिए उनको P ब्लॉक में डाला गया है। ठीक है, सारे एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ऐसे आ जाएंगे जिनकी प्रॉपर्टीज कॉमन है कहीं ना कहीं, तो उनको एक ही जगह पर डाल दिया गया है। अब आते हैं मिक्सचर्स पे। ये हो गया सेमी मेटल्स वाला पार्ट हो गया। इसके बाद आ जाते हैं मिक्सचर्स की बात करते हैं। तो मिक्सचर एक ऐसा मटेरियल हम बोल सकते हैं जो दो या दो से ज्यादा केमिकल सब्सटेंसेस को हमने एक साथ लिया है और हम इसको केमिकली तो सेपरेट नहीं कर पा रहे, लेकिन फिजिकल मेथड से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो आप ये बोलेंगे कि जो मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस है जहां पर दो या दो से ज्यादा टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस से बना होता है। प्योर सब्सटेंसेस आपके क्या हो गए? एलिमेंट्स या कंपाउंड्स। ठीक है, जो कि केमिकली तो कंबाइन नहीं किए जा रहे हैं, बट हम फिजिकली उसको किसी भी प्रपोर्शन में मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, टू और मोर एलिमेंट्स का मिक्सचर है जहां पर आपके एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आएंगे। केमिकली आप इसको कंबाइन नहीं कर रहे हो, बट फिजिकली आप इसको क्या कर सकते हो? किसी भी प्रपोर्शन में मिक्स कर पा रहे हो। अब ये दो तरीके के होते हैं, एक तो होमोजीनियस होता है और एक होता है। पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर होमोजीनियस को हम देख लेते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर में आप देखोगे कि वाटर यूज किया गया है। ठीक है, सपोज ये ग्रीन वाला हम मान लेते हैं वाटर है, और इसके बाद से ये जो पिंक वाला पार्ट है, और वाटर किस फॉर्म में है? वाटर सॉल्वेंट, राइट। सॉल्वेंट के बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाता है आपका शुगर। शुगर क्या है? इसमें सॉल्यूट है, तो शुगर इज सॉल्यूट, और ये दोनों मिलकर क्या फॉर्म कर रहे हैं? एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, शुगर ये क्या बन गया? आपका एक सॉल्यूशन बन गया। अगर आप एयर का एग्जांपल लोगे तो एयर भी क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर ही है। ठीक है, लेकिन अगर हम ले लें स्मोक के साथ एयर ले लेंगे, देन इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये चीजें डिफर करती हैं इसमें, राइट। अभी अच्छे से हम समझ लेंगे कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बीच में डिफरेंसेस क्या है, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। फिर अगर आप देखोगे कि यहाँ पर ये वाला पार्ट है वो आपका वाटर है। ठीक है, ये वाटर वाला पार्ट है, लेकिन इसके ऊपर जो ये है यहाँ पर ये ऑयल हो गया, पूरी तरीके से सेपरेटेड है। यहाँ पर एकदम मिक्स्ड था, यहाँ पे सेपरेटेड आपको दिखाई दे रहा है। तो जो मिल्क होता है ना, वो आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, मिल्क आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसके बाद अगर हम वाटर और पेट्रोल को ले लें, वाटर प्लस पेट्रोल आप ले लो यहाँ पर। ठीक है, वाटर ये है, पेट्रोल ऊपर है, तो वो क्या हो जाएगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ पेट्रोल लिया है तो पेट्रोल क्या हो जाएगा? होमोजीनियस हो जाएगा। तो ये डिफरेंसेस हैं। अब बेसिकली हम इसके डिफरेंसेस को और अच्छे से समझते हैं। अगर आप होमोजीनियस मिक्सचर में हैं, तब क्या होता है कि होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें जो भी कंपोनेंट्स यूज किए गए हैं इस मिक्सचर में, वो एकदम यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है ना। आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं कि एकदम यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है, और कोई बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन आपको दिखाई नहीं देगा कि अगर आपको सेपरेट करना है तो आप ऐसे नहीं सेपरेट कर पाएंगे, ऐसे नहीं सेपरेट कर पाएंगे, तो कोई बाउंड्री ऑफ सेपरेशन इसमें नहीं दिख रहा है। तो ये हो गए। ठीक है, सो इट हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। सिर्फ एक ही फेज होगा इसका, इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकली। ठीक है, होमो मीन्स सेम होता है कि होमो मीन्स सेम। और फॉर एग्जाम्पल आपका एयर मिक्सचर ऑफ अल्कोहल और वाटर ले लिया, तो वो भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है क्योंकि आप सेपरेट नहीं कर पा रहे। फिर अगर हम बात करें हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर अगर किसी भी मिक्सचर के सारे कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं किए जा सकते हैं और कोई भी विजिबल बाउंड्रीज आपको नहीं दिखाई देगी कि आप उसको और विजिबल बाउंड्रीज आपको दिखाई देगी कि आप उसको सेपरेट कर सकते हैं, तब क्या होगा? वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। यहाँ पर अगर आप ऊपर का पेट्रोल वगैरह निकाल दे तो नीचे का पानी बच रहा है, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है क्योंकि बाउंड्रीज आपको क्लियर वे में दिखाई दे रही है। फिर इट हैज टू और मोर फेज होता है, कैन बी सेपरेटेड आउट फिजिकली, आप सेपरेट कर पा रहे हैं। हेट्रो मींस डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। और अगर आप ले लो यहाँ पर तो मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड वाटर हो गया। जो गन पाउडर होता है वो भी इसका एग्जाम्पल है। चौक और सैंड पार्टिकल्स अगर वाटर पे डाल दिए हैं तो उसको भी आप सेपरेट कर पा रहे हो, मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अगर हम होमोजीनियस के और एग्जाम्पल देखना चाहें तो उसमें आपका कैरोसिन वगैरह हो गया। ठीक है, कैरोसिन है, डीजल है आपका, ये होमोजीनियस में आते हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो भी होमोजीनियस में ही आता है। तो ये एग्जाम्पल्स भी आपको ध्यान रखने हैं और ये नोट करना है कि जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं वो सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर हैं सॉल्यूशन होते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन खुद एक होमोजीनियस मिक्सचर है,
दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का, सब्सटेंसेस बेसिकली आपके प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, लेकिन वहां पे कोई डेफिनेट रेशियो नहीं होता है मास के अकॉर्डिंग कि इतने रेशियो में इसको लिया उतने रेशियो में इसको मिला है। सारे जो होमोजेनियस मिक्सचर्स होंगे सॉल्यूशंस होंगे, सॉल्यूशन किसी भी फेज में एग्जिस्ट कर सकता है, लिक्विड सॉल्यूशन क्लियर होते हैं और कैन बी कलर्ड भी हो सकते हैं, तो क्लियर भी आपको दिखाई देंगे या फिर कलर्ड भी दिखाई देंगे, ऐसे लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं। तो हमने सॉल्यूशंस देख लिया। अब जो लास्ट एंड में आपका स्टेट्स ऑफ मैटर है, जो फिजिकल क्लासिफिकेशन हमें देखना था, सबसे पहले हम सॉलिड को देखेंगे। तो स्टेट्स ऑफ मैटर, 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है। सबसे पहला अगर आप देखोगे तो सॉलिड है। सॉलिड में क्या होता है कि सॉलिड एक ऐसा फॉर्म ऑफ मैटर है जहां पर रिजिडिटी होती है। तो ये जो सॉलिड होता है वो रिजिड होते हैं, ठीक है, और इसको कॉम्प्रेस नहीं किया जा सकता। यहाँ पे अगर कॉम्प्रेस नहीं किया जा रहा है तो आप बोलोगे कि यहाँ पर कोई डेफिनेट शेप नहीं है, नो डेफिनेट, सॉरी एक मिनट, है ना, यहाँ पे डेफिनेट शेप होगा और यहाँ पर डेफिनेट वॉल्यूम भी होगी। तो शेप भी डेफिनेट है इसमें और यहाँ पे डेफिनेट आपकी वॉल्यूम भी है, क्योंकि इसमें तो कॉम्प्रेशन करना नहीं है आपको। तो मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप अ सॉलिड आर अरेंज्ड इन रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न्स में अरेंज्ड है ये एकदम, एंड दे आर हेल्ड फर्मली इन प्लेस बट कैन वाइब्रेट विद इन अ लिमिटेड एरिया में वाइब्रेशन हो सकता है। फिर अगर अब बात आते हैं लिक्विड, तो लिक्विड एक ऐसा फॉर्म ऑफ मैटर है जिसमें फ्लूइडिटी होती है। सबसे पहले तो फ्लूइड उसमें होता है, फ्लूइडिटी है, ऑलमोस्ट आप इसको इनकॉम्प्रेसिबल होता है ये भी, ठीक है, लेकिन इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होगा कि आप एक पानी ले रहे हो तो यहाँ पर डेफिनेट वॉल्यूम तो होगा, इसमें वॉल्यूम डेफिनेट है, लेकिन इसमें कोई शेप डेफिनेट होगा क्या, तो नो डेफिनेट शेप, ये याद रखना है। वॉल्यूम डेफिनेट है बट नो डेफिनेट शेप। इसके बाद से आप इसका डेफिनेशन भी देख सकते हैं। यहाँ पर लिक्विड्स अज्यूम द शेप ऑफ द कंटेनर्स का शेप ही अज्यूम कर लेते हैं। आ जाते हैं गैस में। अगर गैस जो है वो एक फॉर्म ऑफ मैटर है जहां पर फ्लूइडिटी होती है बट ये हाईली कॉम्प्रेसिबल होता है, आप इसको दबा सकते हो ना, कॉम्प्रेस कर सकते हो। तो एक चीज तो है कि हाईली कॉम्प्रेसिबल है, गैस को सिलेंडर में फिल कर दिया है तो हाईली कॉम्प्रेस तो हो पा रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे इसका ना तो कोई डेफिनेट शेप है, तो नीदर डेफिनेट शेप नॉट डेफिनेट वॉल्यूम, दोनों ही नहीं हो सकते, क्योंकि वॉल्यूम भी आपको नहीं पता है और ना तो आपको वॉल्यूम पता है और ना ही आपको शेप पता है, तो दोनों ही डेफिनेट नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं they are so far apart that the attractive forces between them are insignificant, कोई मतलब नहीं होता है, अट्रैक्टिव इतने दूर है कि कोई भी अट्रैक्टिव फोर्सेस पे काम नहीं कर रहा है। फिर आ जाती है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज प्लाज्मा। अब प्लाज्मा जो है ना, उसकी डिस्कवरी के बारे में आप सबसे पहले जान लीजिए कि इसको डिस्कवर किसने किया था। तो अगर हम बात करते हैं इसकी डिस्कवरी की, तो सर विलियम क्रूक्स ने सबसे पहले देखा कि प्लाज्मा के बारे में बताया, फर्स्ट आइडेंटिफाई किया इन्होंने प्लाज्मा के बारे में। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्लाज्मा एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, तो इट कैन बी आस्क्ड। लेकिन ये जो टर्म है वो किसने कॉइन किया था, तो ये जो टर्म था वो इरविंग, ठीक है, इरविंग लैंगम्यूर, इन्होंने कॉइन किया था ये टर्म। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई सर विलियम क्रूक्स ने किया था, लेकिन इसको कॉइन करता है टर्म को कौन, इरविंग लैंगम्यूर। अब इन्होंने क्या देखा, डिस्कवरी कैसे हुई, तो जब विलियम क्रूक्स आए तो उन्होंने क्या लिया, डिस्चार्ज ट्यूब लिया, ठीक है, एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं और यहाँ पर हाई वोल्टेज रखा और जितनी भी एयर थी हाई वोल्टेज के कारण वो आयोनाइज हो गई। तो उन्होंने बोला कि ये जो अंदर एयर है उसको उन्होंने बोल दिया कि आयोनाइज होने के कारण उसको बोल दिया आयोनाइज गैस है ये, ठीक है, आयोनाइज्ड गैस। और उन्होंने सर विलियम क्रूक्स ने इसको बोला था कि ये रेडिएंट मैटर हम इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, रेडिएंट मैटर कहेंगे। लेकिन सेम चीज जो आयोनाइज्ड गैस बनी ना, उसको सर जो इरविंग्स ने क्या बोला कि ये जो भी आयोनाइज्ड गैस है वो काफी ग्लो कर रही है पॉजिटिव कॉलम में, तो ये काफी इंस्पायर्ड थे, जो आपके रेड ब्लड प्लाज्मा है, व्हाइट ब्लड सेल्स वगैरह और इन सब से इंस्पायर्ड थे। तो उन्होंने इसको टर्म दिया, प्लाज्मा का टर्म दिया, राइट। पहले ये बोल रहे थे रेडिएटिंग मैटर है सेम चीज को, लेकिन ये क्या बोलने लगेगा, ये जो चीज है वो प्लाज्मा है। तो एट द वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ स्टार्स atoms lose the electrons and the mixture of electrons and nuclei that results is the state of matter, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है, कुछ ऐसे बेसिक फैक्ट्स फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। इसके बाद से ये जो स्टेट ऑफ मैटर है यहाँ पे सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं, ये टर्म आपको याद रखना है, सुपर एनर्जेटिक है प्लस आपके सुपर एक्साइटेड है, तो ये आपके प्लाज्मा होते हैं। फिर जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है, नियॉन साइन बल्ब्स हैं, उसमें प्लाज्मा होता है, राइट। सन और स्टार्स क्यों ग्लो कर रहे हैं, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है स्टार्स में है और वो किस वजह से फॉर्म हुआ है, क्योंकि टेम्परेचर काफी ज्यादा है, तो जहां पर भी टेम्परेचर ज्यादा है वहां पे प्लाज्मा है।
प्लाज्मा इज ऑल्सो प्रेजेंट इन वोल्केनो हो गया, गैस क्लाउड्स हो गए, इसमें प्लाज्मा प्रेजेंट है और हम बोल सकते हैं कि प्लाज्मा एक सुपर हॉट स्टेट है, राइट। इसके बाद आ जाते हैं और जितना भी विजिबल मैटर है उसका 99% जो है वो क्या है आपका, विजिबल यूनिवर्स में 99% प्लाज्मा ही है। अब इसमें अगर आप देखेंगे नेक्स्ट बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट हो गया, तो ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। पहली बार इसको प्रिडिक्ट किसने किया था, जनरली 1924-25 में अल्बर्ट आइंस्टाइन और सर्वेनाथ बोस ने साथ में मिलकर काम किया था और तब से एक नई फील्ड बन गई जिसको हम बोलते हैं क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। उसमें बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में पढ़ते हैं। इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर जो टिपिकली कब फॉर्म होती है, जब गैस ऑफ बोसॉन्स एक पार्टिकल्स हैं आपके वेरी लो डेंसिटीज में कूल किए जाते हैं और टेम्परेचर भी काफी क्लोज होता है एब्सोल्यूट जीरो के। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है, 0 केल्विन, -273.15 डिग्री सेल्सियस से इतना टेम्परेचर रहेगा। फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट्स पे लोगे तो इतना, सेल्सियस डिग्री सेल्सियस पे लिया तो इतना टेम्परेचर होता है एब्सोल्यूट जीरो। अब इसमें भी सेम था, तो एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर था जहां पर एटम्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स को आप सेपरेट कर सकते हो और कूल कर रहे हो उसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में कूल कर रहे हो, ताकि इतना कूल कर दो ताकि वो क्या करें, एक सिंगल क्वांटम मैकेनिकल एंटिटी फॉर्म कर ले और जिसको आप वेव फंक्शन के फॉर्म में डिस्क्राइब भी कर सकते हो ऐसी चीजों को। तो ये होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस कॉमन होते हैं। उसके बाद फोर्थ होता है प्लाज्मा, सुपर हॉट स्टेट, और जो आपका बोस-आइंस्टाइन स्टेट है ये एक सुपर कूल्ड स्टेट होता है, राइट। तो जो बीईसी है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को शॉर्टली क्या बोलते हैं, बीसी रेफर करते हैं। तो बीसी इज फॉर्म्ड इन अ गैस हैविंग एक्सट्रीमली लो डेंसिटी इज कूल टू सुपर लो टेम्परेचर में उसको कूल किया जाता है, दैट इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो आई थिंक हमने सारी चीजें कंप्लीट की है। यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, अभी हमने आज की क्लास में ये सारे स्टेट्स पढ़ लिए, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन इज कंप्लीट, राइट। प्योर सब्सटेंसेस हमने एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स हमने पहले पढ़ लिए थे। आज हमने सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स भी कवर कर लिया। कंपाउंड्स आपके पहले ही हो गए थे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, मिक्सचर्स बचा था, तो मिक्सचर्स में हमने होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स भी कवर कर लिए। तो ये सारी चीजें आपकी ऑलमोस्ट कवर हो गई हैं। इस पर्टिकुलर जो टॉपिक है पूरा मैटर, वो आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहां से लिंक से एक्सेस कर सकते हैं। तो सारे नोट्स आपको अरेंज वे में वहां से मिल जाएंगे, आप उसको रिवाइज करिए और सेशन से रिलेटेड आपके जो भी फीडबैक्स हैं हमें देते रहिए। सो थैंक यू एवरीवन।